नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्रैश कोर्स के पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं चौथे पाठ पर, और जिसका नाम है कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है उसमें कवि ने क्या बताया है, पर्वत प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू, बिहार, ये आप सबने सुना है। पर्वत प्रदेश कौन सा राज्य है भाई? कौन से प्रदेश की बात की है कवि ने? तो पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनकी ये कविता हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ ध्यान से सुन लीजिए कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम करने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे पूरी कविता बड़े अच्छे भाव के साथ, एक एक पंक्ति का समझेंगे अर्थ। उसके साथ ही हम इसमें जो बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, PYQs जिसको हम कहते हैं, कि विगत 4-5 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में जो भी प्रश्न इस पार्ट से पूछे गए हैं उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पूरे ध्यान के साथ यहां पर रहना है मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। क्यों कहा जाता है इनको प्रकृति का सुकुमार कवि? क्यों है ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक? सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। सुमित्रा नंदन पंत, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, बहुत ही एकदम अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, स्वयं के व्यक्तित्व की एक अनूठी पहचान निर्मित करना। पंत जी ने हिंदी साहित्य में अपने पूरे लगन समर्पण भाव से हिंदी साहित्य को एक अनूठा इतिहास दिया। तो यहां पर हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल, वर्तमान समय में जो उत्तराखंड है, उसके अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए। 1900 में जन्म हुआ, 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए, मतलब 18 वर्ष की आयु में, और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करके वे इलाहाबाद चले गए। फिर सन 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन किया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने लगे। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977, मतलब 1900 से 1977, 77 वर्ष की आयु जीकर वे गए। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। सन 1926-27 में उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कब? 1926-27 में, जब वो 26-27 वर्ष के थे। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। कभी यदि पंत जी की प्रसिद्ध कृतियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो इनमें से कुछ का अच्छे से ध्यान रखिए। ग्रंथि, गुंजन, गा से हो गई। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, गा से 3 है, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या। युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण से भी 2 हैं, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता। ये कविता है प्रकृति से संबंधित, क्योंकि पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस क्या है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि ने बताया है कि जब पर्वत प्रदेश में वर्षा होती है तो वहां का माहौल, वहां का आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे पल पल प्रकृति अपना वेश बदल रही है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है, प्रकृति अपना परिधान बदल रही है। कभी बादल छा जाते हैं तो चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है, फिर कभी सूरज निकल जाता है और अचानक से सूरज की चमकती हुई किरणें पर्वत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है फिर से उसने पोशाक बदल ली हो। फिर कहीं पर अचानक से बड़े बड़े जो शाल के वृक्ष हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो शाल के वृक्ष कहना चाहते हैं कि हमें और ऊंचाई जाना है, हमें आसमान को छूना है। कहते ना, छू लो आसमां, और ऊंचाई पर जाना है।
वहां के वृक्ष, वहां के फूल, वहां का तालाब, झरने, सबका यहां पर वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु। पावस ऋतु मतलब बेटा वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। प्रकृति अपना रूप पल पल बदल रही थी। प्रकृति अपना रूप पल पल बदल रही थी। पल पल बदल रही थी। बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार, मेखलाकार मतलब पूरा इस तरह से घुमावदार। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने पर्वतों की जो अपार, ऐसे ऐसे पर्वत होते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे हम पर्वतों के जब भी चित्र बनाते हैं तो ऐसे ऐसे बना देते हैं। फिर यहाँ से झरने को बहता हुआ दिखा देते हैं। यदि हम यहाँ पर नीला कर दें तो लगता है जैसे ये झरने बह रहे हैं। ठीक, फिर बड़ा सा तालाब, बहुत बड़ा सा तालाब। फिर कहीं से यहां पर दिखाई देता है सूरज। सूरज चमकता हुआ दिखाई देगा। फिर सूरज की छाया पड़ेगी तालाब में और वो हिलता हुआ सा नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि सूरज अपने आप को निहार रहा हो। पर्वत की भी परछाई पानी में आएगी, तालाब में आएगी। तो तालाब को यहां क्या कहा गया है? तालाब को दर्पण, तालाब को दर्पण या आईना कहा है। समझ में आया? अब दूसरी बात इन्होंने कहा है, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। सुमन का क्या अर्थ होता है? सुमन मतलब होते हैं फूल, सुंदर सुंदर से फूल। अब बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ फूल लगे हैं, सुंदर सुंदर से फूल, लाल, पीले, हरे, नीले, तरह तरह के यहाँ पर फूल लगे हैं। छोटे छोटे से पौधे हैं, तरह तरह के फूल लगे, हजारों हजारों फूल लगे हैं। दृग, दृग मतलब नयन। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो फूल हैं, हजारों जो फूल लगे हैं पर्वत प्रदेश में, वो ऐसा लगता है, कवि ने क्या कहा है फूलों को? फूलों को कवि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जो पर्वत है वो अपने हजारों नैनों से सब तरफ देख रहा है। फूलों को यहां पर कहा गया है नेत्र। फूलों को क्या कहा गया है? फूलों को नेत्र कहा गया है। दृग मतलब क्या होता है? दृग मतलब होता है नयन, नेत्र। समझ में आया? तो क्या कह रहा है? अपने सहस्र मतलब हजारों नेत्रों को खोलकर यहां वहां देख रही है, अपने रूप को निहार रही है। अब लोक रहा है बार बार, अपने आप को बार बार देख रहा है, अपने आप को निहार रहा है। जैसे हम मान लीजिए कभी तैयार होकर कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को आईने में 10 बार देखते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बताओ ना, तुमने बताया नहीं। हम कहते हम अब अपने घर में ही पूछते रहते हैं, फिर आप अपने आप को आईने में देखते हैं। तो ये जो सुंदर सा जो रूप है प्रकृति का, उसके बारे में कवि ने कहा है कि ये प्रकृति का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि प्रकृति अपने रूप को निहार रही है तालाब रूपी दर्पण में। समझ में आया? ये तालाब रूपी दर्पण है जिसमें अपने आप को निहार रही है, अपने आप को देख रही है प्रकृति। क्यों? क्योंकि प्रकृति का रूप पल पल बदल रहा है। कभी अंधकार छा रहा है, कभी सूरज की किरणों से चमक रहा है। फिर हजारों जो फूल हैं, फूलों को नयन का कह दिया। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तालाब जो है उसको क्या कह दिया है? दर्पण। जिस तरह से दर्पण मतलब आईने में हम अपने आप को देख पाते हैं, हम अपने आप के प्रतिबिंब को देख पाते हैं, जैसे हम दिखते हैं वैसा ही आईना हूबहू हमें दिखा देता है। तो जब हम पानी में अपने आप को देखते हैं तब वो दर्पण का ही काम करता है ना। पहले आईना या दर्पण नहीं हुआ करते थे तो लोग बड़ा सा कुंड भर लेते थे और उसी में अपने आप को देखते थे। तो उसी तरह से ये तालाब जो है उसमें पर्वत अपने आप को निहार रहा है, अपने आप को देख रहा है कि वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि का गौरव मतलब, गिरि मतलब क्या है?
पर्वत, गिरि मतलब पर्वत या पहाड़। गिरि का गौरव गाकर झरझर, झरने जो हैं, झरने झर झर कर, झर झर कर क्या कर रहे हैं? पर्वत का गौरव गान कर रहे हैं, गौरव गान कर रहे हैं। कौन? झरने। समझ में आया? गौरव का गान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब जब आपने देखा होगा कि जब झरने झरते हैं, जब झरने झरते हैं तो उसमें बबल्स आते हैं ना। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। जब झरने झरझर झरझर करके बहते हैं, एक तो उनमें बहुत सुंदर सी आवाज आती है। उस आवाज को पंत जी ने क्या कहा है? ऐसा लगता है जैसे झरने पर्वत का गुणगान कर रहे हों, गौरव गान कर रहे हों, उसका गुणगान कर रहे हों। ठीक है, ऐसा लगता है। और दूसरा, जब झरना तेज गति से बहता है तो उसमें बबल्स उठ जाते हैं, तो उनको कवि ने मोतियों की तरह कहा है, जो होते हैं ना बबल्स। ठीक है, झरने झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती की लड़ियों से सुंदर। तो जो झरने में झाग बन रहा है और बबल्स उठ रहे हैं, उनको कवि ने मोतियों की तरह कहा है। जैसे मोती चमकता है ना, एकदम इस तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने देखा होगा, ये मोती है। तो इसी तरह से जो झरने हैं, उनमें जो बबल्स बनते हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने मोतियों की माला धारण की हो। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उर मतलब क्या होता है? हृदय। उर मतलब हृदय, याद रखना। ठीक है। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रही नीरव नभ पर। तरुवर मतलब पेड़। पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, शाल के वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे हैं। तो कवि क्या बता रहे हैं? गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर के पहाड़ से ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और ये बढ़ते या ऊंचे वृक्ष हमें क्या संदेश देते हैं? कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है, ऊंचाई की ओर बढ़ना है, आसमान को छूना है। उच्च आकांक्षा मतलब हमारे मन में आकांक्षाओं को, उम्मीदों को वो पर लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर। आकाश को झांक रहे हैं कि हमें बिल्कुल पहुंचना है वहां, छू लो आसमां। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर मतलब पूरी तरह से अनिमेष, लगातार लगातार। अनिमेष का अर्थ क्या होता है? अनिमेष का अर्थ होता है लगातार या निरंतर, या निरंतर। ठीक है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं। वो कभी झुकना नहीं चाहते, वो कभी पीछे नहीं हटना चाहते, वो सदैव आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इन पंक्तियों में ये बताया है। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब जो बादल छाए थे, भूधर मतलब बादल। भूधर क्या है बेटा? भूधर मतलब भू पर जो धरा है, मतलब बादल। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब हवा चली तो जो बादल थे, जो छाए हुए थे काले काले, उड़ गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लगा जैसे कि अब सब कुछ एकदम स्वच्छ सफेद। अभी सब कुछ काला काला सा था, अंधकार सा छाया था, लेकिन अचानक बादल उड़ गए, सूरज की किरणें आई और सब कुछ एकदम सफेदी सा छा गया। रवशेष रह गए हैं निर्झर। अब कुछ भी नहीं है यहां, ऐसा निर्झर जो झरने हैं। ओहो, अब देख, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब अचानक से बादल जो था, सफेद सफेद जो बादल थे, वो उड़ गए
अब छा गया है अंधकार। ध्यान से सुनो। तो रवशेष रह गए हैं निर्झर, सिर्फ और सिर्फ निर्झर मतलब झरनों की ही आवाज शेष रह गई है। झरनों की ही आवाज सुनाई दे रही है, बस केवल झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। सब कुछ जैसे गायब हो गया, सुनाई दे रही है। क्यों भाई, कहां गए सब? है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा बादल जमीन पर आ गया। सब तरफ अंधकार ही अंधकार, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां देखें, कहां नजर फैलाएं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें? धस गए धरा में सभय शाल। क्या सारे के सारे जो पेड़ थे, जो अभी लंबे लंबे थे, ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे थे, वो क्या सारे पेड़ पृथ्वी में धस गए? धरा मतलब क्या है? धरा मतलब क्या है बेटा? धरा मतलब है पृथ्वी। तो क्या सारे जो पेड़ हैं वो धरा में धस गए? क्या वो जमीन में चले गए? उठ रहा धुआं जल गया ताल। क्या तालाब में भी आग लग गई है? चारों तरफ धुंध छा गई है, कोहरा जैसे छा जाता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर का मतलब बिल्कुल ऐसे हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, अपने आप को अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी धुंध छा गई है। क्या पूरा का पूरा आकाश जमीन पर आ गया है? क्या जो शाल के लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे वो धरती में समा गए हैं? क्या सारा का सारा तालाब जल गया? तालाब जल गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कवि की कल्पना देखिए। उठ रहा धुआं जल गया ताल। जो तालाब था, जिसमें जो पर्वत था अपने आप को निहार रहा था, क्या वो तालाब जल गया? क्या तालाब जलने के बाद ही वहां से धुआं उठ रहा है? क्या हुआ? यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलदयान लगता है इस जल के यान रथ पर सवार होकर इंद्र कोई जादू मंत्र का खेल खेल रहा है। इतनी घनघोर बरसात से पहले ऐसा मौसम कि चारों तरफ कुहासा छा गया, चारों तरफ एकदम धुंध छा गया, कोहरा छा गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ जैसे कुछ है ही नहीं, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी, संपूर्ण प्रदेश पर्वतों से घिरा हुआ था। वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़ घुमड़ के कारण प्रकृति प्रत्येक क्षण अपना रूप परिवर्तित कर रही थी, क्योंकि बादल जो थे, बादल घुमड़ घुमड़ रहे थे, कभी उमड़ रहे थे, कभी घुमड़ रहे थे, और प्रत्येक क्षण अपना रूप बदल रही थी। कभी बादलों की घटा के कारण अंधकार छा जाता, तो कभी बादलों के हटने से प्रदेश चमकने लगता। कभी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाता, तो कभी एकदम सफेदी छा जाती। कभी लगता कि जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कभी अचानक से चमचमाता हुआ सब कुछ दिखाई देता। क्या हो रहा है? ये प्रकृति कैसे अपना पल पल रूप बदल रही है? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसी प्रकार क्षण प्रति क्षण प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। इस प्राकृतिक वातावरण में मंडप के आकार का विशाल पर्वत अपने सुमन फूल रूपी नेत्रों को फैलाए नीचे शीशे के समान चमकने वाले तालाब के निर्मल जल को देख रहा है। फूलों को क्या कहा है? दृग। ध्यान रखना, भूलना मत। दृग, दृग मतलब होता है नयन या नेत्र। नयन, नेत्र, चक्षु और आंख, ये सब इसी के पर्यायवाची। आंख, ठीक। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह तालाब उसके चरणों में पला हुआ है और यह दर्पण जैसा विशाल है। पर्वत पर उगे हुए फूल पर्वत के नेत्रों के समान लग रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये नेत्र दर्पण के समान चमकने वाले विशाल तालाब के जल पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अर्थात पर्वत अपने सौंदर्य का अवलोकन तालाब रूपी दर्पण में कर रहा है। अब पर्वत लग रहा है सुंदर, बहुत सुंदर, रंग बिरंगे फूल हैं,
कभी एकदम धूप की किरणें चमक उठती हैं, झरने झर रहे हैं, झरनों में जो मोतियों जैसे माला पहनी है, सफेद एकदम झाग होता है ना, उसी तरह से लग रहा है जैसे पर्वत ने मोतियों की माला धारण की हो। तो अब क्या बताया है, पर्वत अपने सौंदर्य का अवलोकन तालाब रूपी दर्पण में कर रहा है। भाव क्या है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप निखर जाता है, वह इस ऋतु में अपने सौंदर्य को निहार रही है। वर्षा ऋतु में जो प्रकृति का रूप है वो एकदम निखर जाता है। प्रकृति शब्द सुनते ही क्या याद आता है? हमने कहा प्रकृति, क्या याद आएगा? सबसे पहले याद आ जाता है हरियाली, प्रकृति, हरे भरे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, रंग बिरंगे फूल, प्रकृति। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। वर्षा ऋतु के आगमन से, आषाढ़ का महीना होता है ना, वर्षा ऋतु के आगमन से ही जो प्रकृति है वो अपने रूप सौंदर्य को बार बार निहार रही है। कवि ने कहा है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भरती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए, अनेकों जो पेड़ हैं वो ऊंचा उठने की इच्छा लिए क्या कर रहे हैं? वो सदैव ऊंचा उठने की आकांक्षा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को निहार रहे हैं, मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे कवि ने कहा कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं लापता हो गए, पेड़ कहीं उड़ गए। कहां चले गए सब पेड़? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास प्रकृति, वनस्पति, फूल, तालाब, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ क्या? कहां है सब? क्योंकि चारों तरफ धुंध छा गई है। चारों तरफ धुंध ऐसी छा गई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया। जो काले काले बादल पहले आकाश में दिखाई दे रहे थे, अब वही काला काला अंधकार धुंध जमीन पर दिखाई दे रही है। क्या सारे बादल जमीन पर आ गए? ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की ही आवाज सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए। जो पहले उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए थे, आसमान को छूना चाहते थे, वो धंसकर ऐसा लग रहा है जैसे नीचे छुप गए। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई। ऐसा कैसे हुआ भाई? गजब! एक अचंबा हमने देखा, तालाब में लग गई आग। ऐसा कैसे हुआ? तालाब में आग कैसे लग सकती है? लेकिन ऐसा कहा है कवि ने कि चारों तरफ धुंध छाई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुआं 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 सा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में भी आग लग गई और वही धुआं है। लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। क्या इंद्र जाल रचा रहा है? बादल रूपी यान विमान में सवार होकर यहां वहां अपना चमत्कार दिखा रहा है। अब चलते हैं हम इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? किसके साथ दिखाई है और क्यों? किसके साथ दिखाई है? दर्पण। दर्पण झूठ ना बोले, मैं जैसी दिखती हूं वैसा ही दर्पण में मुझे दिखाई देता है। दर्पण हमेशा सच कहता है। हंसती हूं तो हंसते हुए दिखाई देता है, रोती हूं तो रोते हुए दिखाई देता है। वो किसी से नहीं डरता। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, जैसे हो वैसा ही कहेगा। यदि कोई रो रहा है तो वो ये नहीं कहेगा मैं हंस रहा हूं, तुम हंस रहे हो। जैसा है, प्रतिबिंब, जैसा यहां है वैसा ही वहां है। तो कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की है? दर्पण के साथ, आईने के साथ। कवि ने तालाब की समानता
दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने यह समानता इसलिए दिखाई है क्योंकि जिस प्रकार हम अपना प्रतिबिंब साफ साफ देख सकते हैं, किसमें? दर्पण में। ठीक है, तो उसी प्रकार तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे फूलों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। यह कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण से करना अत्यंत उपयुक्त एवं सटीक है। मानवीकरण अलंकार है इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार। इस कविता में मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? कवि ने बताया ना कि चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ धुंध धुंध छा गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा लगा जैसे शाल के वृक्ष जो ऊंचाई की ओर थे अब वो धसकर जमीन में गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? शाल के वृक्ष जमीन में क्यों धस गए भैया, बताओ तो। कवि ने शाल के वृक्षों को भयभीत होकर धरती में धसने की कल्पना की है। कल्पना, क्योंकि कहते हैं जहां न पहुंचे कौन, बताओ जल्दी? रवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। समझ में आया? वहां पहुंचे कवि। तो कवि जो होते हैं वो रवि से ज्यादा होते हैं। रवि मतलब क्या? सूर्य। जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता ना, वहां कवि पहुंच जाते हैं। कवि की कल्पना अकल्पनीय है। कितनी कल्पना कवि कर सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी लिमिटेशंस होंगी, उसकी कुछ सीमाएं होंगी। अनलिमिटेड, असीमित, कुछ भी कल्पना कर सकता है, कुछ भी। मनुष्य को भगवान बना सकता है, मनुष्य को देवता बना सकता है, मनुष्य को पशु बना सकता है, प्रकृति को इंसान बना सकता है। आईने में देख रही है, तालाब को दर्पण बना दिया। समझ में आया? तो कवि ने शाल के जो वृक्ष हैं भयभीत होकर धरती में धंसने की कल्पना की है। कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी, जब बरसात बहुत तेज होती है उसको मूसलाधार, ऐसा लगता था मानो सारा आकाश टूटकर धरती पर गिर गया हो। कोहरे के फैलने से ऐसा लग रहा है मानो सरोवर भी जल गया हो। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर प्रतीत होता है कि शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में ही धंस गए। नहीं दिखाई दे रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गायब, सब लापता। इतना खतरनाक रूप था। पावस अर्थात वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है? वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों बदल जाता है? बताइए। बारिश के मौसम में पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदलता है। उदाहरण के लिए कभी कभी बादल बारिश में बदल जाते हैं और फिर धूप निकल आती है। अब कभी तो घटा छा गई है, बाहर आ गई और अचानक से धूप आ गई है। अब तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कभी अंधकार सा छा जाता है, कभी सूरज की किरणें आ जाती हैं तो उजाला हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बरस जाते हैं और फिर धूप निकल आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते हैं और ग्रीष्म से पतझड़ में परिवर्तन वहां तेजी से होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है, वो ऊंचाई पर होता है, तो वहां पतझड़ भी बड़े जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो हवा है, जो गर्मी है, वो भी उनको सबसे पहले चपेट में ले लेती है। पतझड़ आ गया, वर्षा ऋतु आई, नए फूल पत्ते आ गए, फिर प्रकृति अपना वेश बदल लेती है। कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए कि पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, क्या कवि ने उसका शीर्षक में कभी आपको कोई डाउट तो नहीं है? शीर्षक मतलब होता है टाइटल, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक, बहुत से बच्चे शीर्षक को शिक्षा समझ लेते हैं, तो शीर्षक का मतलब शिक्षा नहीं होता। शीर्षक मतलब होता है टाइटल। समझ में आया? तो अब यहां पर दिया है कि जो पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक है, क्या वो सही है? पर्वत प्रदेश में पावस, पंत जी ने ये जो शीर्षक दिया है वो सही है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में लेखक वर्णन करते हैं कि कैसे प्रकृति लगातार अपना रूप बदलती है।
प्रकृति का सबसे सुंदर रूप और शांतिपूर्ण हो जाता है, लेकिन यह खतरनाक और विनाशकारी भी हो जाता है। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रदूषित और संकटग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। यह हमारी अपनी सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्वत प्रदेश में पावस का अर्थ है पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु। पावस मतलब वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदल लेती है, और इस बदलते रूप को, प्रकृति के रूप को हमें ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा करना है, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये शीर्षक एकदम सही है। कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कविता में हमने पढ़ा था कि जिस तरह से दर्पण में या आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप का प्रतिबिंब निहारते हैं, उसी प्रकार से तालाब में जो पानी भरा रहता है उसमें पर्वत अपने आप को निहार रहा था। कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है, उसी प्रकार तालाब में पर्वत का महाकाय प्रतिबिंब दिखता है। महाकाय, महाकाय मतलब विशाल, विशाल। काया मतलब क्या होता है? काया मतलब शरीर, काया मतलब शरीर, तो विशाल काय मतलब, महाकाय मतलब विशाल। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, PYQs। ठीक, जो CBSE बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से पूछे गए थे, उन प्रश्नों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, कविता के आधार पर लिखिए कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया। ऐसा लगा जैसे कि हमने कल्पना की पंख होती तो उड़ आती रहे, लेकिन यहां पर पंत जी ने कह दिया कि ऐसा लगा जैसे पर्वत पंख लगाकर उड़ गए हों। क्यों? ऐसा क्या दिखाया है? देखो, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति का चेहरा पल पल बदलता है, प्रकृति का रूप पल पल बदलता है, प्रकृति का जो रूप है वो पल पल बदलता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना वेश हर पल बदल रही है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना जो रूप है ना वो पल पल बदल रही है, पल पल बदल रही है। ठीक है, प्रकृति का रूप पल पर बदलता है। वर्षा में प्रकृति का रूप हर पर बदलता है, कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है, पर्वतों पर फूल खिलते हैं, झरने की मधुर आवाज सुनाई देती है। अचानक बारिश के बाद बदलते मौसम से ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में छाई धुंध अर्थात उमड़ते घुमड़ते बादल। आकाश में धुंध कैसे छाती है? जब बादल घुमड़ जाते हैं, काले काले बादल। आपने उपमा अलंकार, उपमा नहीं, आपने यमक अलंकार का उदाहरण सुना होगा ना, काली घटा का घमंड घटा। तो जो काले काले बादल हैं, घटा छा गई है वाले, ऐसा लगता है कि आकाश में छाई धुंध अर्थात उमड़ते घुमड़ते बादलों के साथ बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए। ऐसा लगता है जैसे कि काले काले जो बादल हैं वो उड़ गए, पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों, और वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान में सवार होकर क्या कर रहा है? जादू का खेल दिखा रहा है। प्रकृति का यह सौंदर्य देखकर आनंद आता है। तो इसलिए जो है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा जैसे अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गए, क्योंकि है ही नहीं। कभी बादल छा जाते हैं, कभी घनघोर घटा छा जाती है, और कभी देखते हैं कि धूप आ जाती है। बादल कहां गए? उड़ गए। तो ऐसा लग रहा है बादल रूपी यान में बैठकर इंद्र जादू का खेल दिखा रहा है कि देखो बादल, आंख बंद करो, बादल गायब। क्या इंद्र जादू का खेल दिखा रहा है? ये सब बता रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने वृक्षों को पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं क्यों कहा है। वृक्षों को पर्वतों की, बहुत सही, कवि ने वृक्षों को पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं क्यों कहा है? कहते हैं ना कि आकांक्षा बड़ी होनी चाहिए, सपने बड़े होना चाहिए, सपने इतने बड़े देखो कि उन्हें पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो, बिग। और आपने ये भी सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो फिर क्या है? हमें बड़े सपने देखना चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। तो कवि ने वृक्षों को पर्वतों की उच्चाकांक्षाएं क्यों कहा है? वृक्षों को पर्वतों की। प्रस्तुत कविता में कवि ने वृक्षों को पर्वत की ऊंची आकांक्षाओं के रूप में प्रतिबिंबित किया है। पर्वत की चोटियों पर खड़े हुए, जो पर्वत की चोटियां है ना, पर्वत की चोटियों पर खड़े हुए ऊंचे वृक्षों की तुलना मन की ऊंची आकांक्षाओं से की है। आकांक्षा मतलब क्या होता है? आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, इच्छा, अभिलाषा, ठीक, अभिलाषा, और हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो उनकी मन की ऊंची आकांक्षाओं से की है। ये वृक्ष शून्य आकाश की ओर एकटक देखते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो ऊंचा उठने की आकांक्षा से चिंतित कोई व्यक्ति बिना किसी अन्य की ओर आंख उठाए हुए सदा स्थिर भाव से अपने लक्ष्य की ओर देखता है। तो कवि ने क्या कहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित है, लक्ष्य की ओर केंद्रित है, यहां वहां कहीं नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर ऊंचा उठने की ओर संदेश देते हैं। जिस प्रकार मानव मन सदैव आगे बढ़ने की सोचता है, उसी प्रकार वृक्ष भी आकाश को छूना चाहते हैं। जिस प्रकार मानव मन सदैव आगे बढ़ने की सोचता है ना, उसी प्रकार वृक्ष भी आकाश को छूना चाहते हैं। इसलिए कवि ने वृक्षों की तुलना पर्वतों की उच्चाकांक्षाओं से की है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वतों को मेखलाकार पर्वत अपार कहने का कवि का क्या अभिप्राय है? कवि ने क्यों कहा है मेखलाकार पर्वत? पर्वत, ठीक है, क्यों कहा है? बताओ, जल्दी बताओ। मेखलाकार, कविता में पर्वतों को मेखलाकार पर्वत क्यों कहा है और इसके पीछे कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि ने पर्वतों को मेखलाकार, कविता में पर्वतों को मेखलाकार पर्वत अपार कहने का यही अभिप्राय है कि जैसे करधनी जानते हो, कमरबंद जानते हो, करधनी, कमरबंद, 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 बंद, या फिर करधनी जो कमर में पहना जाता है, कमर में पहना जाने वाला आभूषण, कमरबंद, कमरबंद, ये सब क्या है? ये है कमर में पहने जाने वाले आभूषण, गहने, कमर में पहने जाने वाले कमर के गहने हैं। बस इतना शॉर्ट में याद रखो, आभूषण। तो मेखलाकार का अर्थ है करधनी, मेखलाकार, पूरे में मेखलाकार, इस तरह से जैसे जो पर्वत रहते हैं वो ऐसे 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 पूरे में छाए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने करधनी बांध के रखी हो। स्त्रियां कमर में जिस गोल आकार का आभूषण धारण करती हैं, वैसे ही ये पर्वत धरती की कमर को गोलाकार रूप में घेरे हुए हैं। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और उसके फैलाव के लिए किया है। कवि ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी धरती पर जो छाए हुए हैं पर्वत, धरती जानते हो, मां धरती की कमर, कटी भी कहते हैं, गोलाकार रूप में घेरे हैं। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है कि पर्वत कितनी दूरी तक फैले हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, कब लगा था कि लगता है पूरा का पूरा बादल ही जमीन पर आ गया, तालाब में आग लग गई, सारे साल के वृक्ष धरा में धंस गए। कब? जब चारों तरफ कुहासा छा गया, जब चारों तरफ धुंध ही धुंध हो गई, कोहरा छा गया। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा कि है टूट पड़ा भू, भू मतलब धरती, अंबर मतलब आसमान। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने है टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति में पर्वत प्रदेश में होने वाली मूसलाधार बरसात का वर्णन किया है। भू
मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश। ठीक है। कवि कहता है कि बारिश इतनी तेज गति से हो रही है कि ऐसा लगता है कि पूरी धरती पर आकाश ही टूट पड़ा है। जब कभी मूसलाधार बरसात होती है तो ऐसा लगता है कि बादल टूट गए। कहीं कहीं लगता है हाँ बादल फूट चुका है और वहां कोई ऐसी बूंद बूंद से पानी नहीं बरस रहा है, पूरा जैसे कहीं टंकी उड़ेल दी हो ना, वैसा नजर आ रहा है। तो जब मूसलाधार बरसात हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जो बादल है वो धरती पर आ गए हों। ऐसा लगता है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा। जब आकाश में चारों तरफ घने बादल छा जाते हैं, जब आकाश में चारों तरफ घने बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है वातावरण धुंधमय हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब केवल झरनों की ही झर 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 आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो धरती पर ही आकाश टूट पड़ा हो। सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना किससे की है और क्यों? देखो आपने ध्यान दिया बेटा, ये जो तालाब और दर्पण, दर्पण तालाब, उत्तर वही है जो हमें पता है, लेकिन प्रश्न को कितने घुमा फिरा कर 2-3 बार पूछ लिया गया है ना। एक ही बात को उन्होंने अलग अलग तरह से 2-3 बार पूछ लिया। एक बार पूछा कि तालाब की तुलना दर्पण से क्यों की, फिर दूसरी बार पूछा कि तालाब को दर्पण क्यों कहा। अब पूछ लिया कि सुमित्रा नंदन पंत में कविता में तालाब की तुलना किससे की है। अब पूछ लिया किससे की है और क्यों की है। तो तालाब की तुलना किससे की थी? दर्पण से। क्यों की थी? क्योंकि जिस तरह से हम दर्पण में अपने आप के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, अपनी छवि को देख सकते हैं, वैसे ही तालाब, जो बड़ा सा तालाब है, पर्वत उसमें अपने आप को निहार रहा है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की तुलना स्वच्छ विशाल दर्पण से की है, क्योंकि तालाब का आकार बहुत बड़ा है, तालाब का जल अत्यंत निर्मल और साफ है। तालाब के इस स्वच्छ जल में पर्वत अपना महाकार देख सकता है। तो किससे की है? विशाल दर्पण से। कवि ने तालाब की समानता दर्पण से करते हुए दिखाया है कि जिस प्रकार दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार तालाब में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहे हैं। इस कारण उन्होंने तालाब की समानता दर्पण से की है। ये हम सीबीएसई जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए ना, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, इन पर ध्यान देना। आप पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण कीजिए कि पर्वत का जो रूप स्वरूप है वो कैसा है? विशाल है। कैसा है? उसमें रंग बिरंगे फूल भी लगे और पल पल अपना वेश भी बदल रहा है प्रकृति। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत श्रृंखला को ही मेखलाकार कहा है। करधनी के आकार की मेखलाकार, बहुत विशाल महाकाय। पर्वत की ढाल भी मेखलाकार करधनी के आकार की होती है। हजारों फूल खिले हैं। पहाड़ पर खड़े पेड़ बहुत ऊंचे हैं। पहाड़ से गिरने वाले झरने झरझर करते हुए शोर कर रहे हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस या फिर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण की पर्वत का रूप बहुत विशाल है, चारों तरफ मेखलाकार मतलब करधनी के समान फैला हुआ है, उस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो उन फूलों को पर्वत की आंख बताया है, नेत्र बताया है, और उन्हीं नेत्रों से पर्वत अपने आप के रूप को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। ये सब पर्वत का ही तो मानवीकरण किया है। तो इस संपूर्ण कविता में क्या आया है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया गया है, जब मानवीय क्रियाओं का आरोपण मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर अन्यत्र कहीं भी किया जाता है तो उसको मानवीकरण कहा जाता है।
अलंकार जानते हो? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, जैसे गहने पहनने वाले की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार के 5 भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। अनुप्रास जो अलंकार है उसमें वर्ण अक्षर की आवृत्ति होती है, रिपीटेशन, जैसे रघुपति राघव राजाराम। यमक अलंकार में शब्द की रिपीटेशन, लेकिन अर्थ अलग, काली घटा का घमंड, घटा। श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। उपमा में तुलना की जाती है, उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है, मानो मनहु जानो जनहु। रूपक में उपमान और उपमेय समान होते हैं। मानवीकरण में मानवीय क्रियाएं जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, सजना, संवरना, देखना, मुस्कुराना, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग प्रकृति पर किया जाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, या प्रकृति ने अपने रूप को निहारा। हम निहारते हैं ना, लेकिन प्रकृति ने रूप को निहारा। तो जो मानव करता है, जो मानव की क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रियाओं का आरोपण यदि प्रकृति पर किया जाता है तो मानवीकरण। और अतिशयोक्ति तो आप जानते ही हो, अति अति कहते भैया अति हो गई यार, ज्यादा मत लपेटो, हद हो गई। जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, लोक सीमा से बढ़कर बात की जाए, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं, लंका जल गई और राक्षस भाग भी गए। ठीक है, तो बेटा ये हमारी कविता थी छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी की, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, जिसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। वर्षा ऋतु का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, वो भी पर्वत प्रदेश में, कि किस तरह से जब मूसलाधार बरसात होती है तो प्रकृति अपना रूप पल पल बदलती है। तो आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से कविता की व्याख्या को सुना, एक एक पंक्ति को समझा, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की उनको भी बहुत ध्यान से सुना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपने बहुत अच्छे से सुना। इस पार्ट से यदि कोई प्रश्न आएंगे तो आशा करती हूं आप बहुत अच्छे से उनके उत्तर लिख कर आएंगे। यस, तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ चलती हूं, विदा लेती हूं। मिलती हूं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।